कहानी के ऊपर सीधे, ये कहानी करीब 10 साल पुरानी है। अप्रैल का महीना था साल 2012 का, और जगह आज का प्रयागराज, उस वक्त का इलाहाबाद, क्योंकि अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो चुका है। इस इलाहाबाद में एक इलाका है जिसका नाम दरभंगा है। दरभंगा इलाके में एक हवेली थी। हवेली आमतौर पर वहाँ पे वो जो थी वो सुनसान थी, क्योंकि उसके जो ओनर थे वो वहाँ रहते नहीं थे, वो कहीं और चले गए थे। और ये हवेली या बंगला एक तरह से कहें, इसका नाम था गुलाटी बंगला। आमतौर पर इस बंगले में हमेशा खामोशी रहती, सन्नाटा रहता, क्योंकि लोग रहते नहीं थे। लेकिन 17 अप्रैल 2012 यानी 17 अप्रैल 2012 को अचानक इस बंगले में हलचल नजर आती है। खाकी वर्दी पहने यूपी पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस के कई लोग अचानक एक साथ इस बंगले पर पहुंचते हैं। बंगले का दरवाज़ा खोला जाता है, मेन गेट, उसके बाद दरवाज़ा। पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है, और इनके दाखिल होने के बाद देखकर ही ऐसा अंदाज़ा होता कि शायद वो किसी चीज़ की तलाश में इस बंगले तक आए, क्योंकि पुलिस वालों के साथ कुछ मजदूर भी थे। तो मुंबई और यूपी पुलिस की टीम इस गुलाटी बंगले के अंदर दाखिल होती है, और उन्हें शायद ये भी पता था कि इस बंगले में वो कौन सी जगह है जहां पर जाकर उन्हें वो चीज़ ढूंढनी है जिसके लिए वो इतनी दूर से आए। कायदे से तलाश मुंबई पुलिस को थी, लेकिन मदद यूपी पुलिस की भी ली थी। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद की लोकल पुलिस मुंबई पुलिस की मदद कर रही थी। गुलाटी बंगले के अंदर दाखिल होने के बाद मुंबई पुलिस एक जगह इशारा करती है, और जो मजदूर साथ में थे अब वो उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो एक सेप्टिक टैंक था। थोड़ी देर की खुदाई के बाद अचानक वो चीज़ नजर आ जाती है जिसके लिए मुंबई की पुलिस इतनी दूर से आई थी। लेकिन जब मजदूर उसे बाहर निकालते हैं तो खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। असल में वो एक लाश थी, एक लड़की की लाश, लेकिन लाश का चेहरा गायब था। अब चेहरा का मतलब सर ही नहीं था, तो लाश का गला कटा हुआ, धड़ पूरा वहां मौजूद, हाथ पैर सलामत, लेकिन चेहरा सर समेत गायब। अब सवाल यह है कि पुलिस इतनी दूर से यहां आई जिसकी तलाश में, वो लाश तो उसे मिली लेकिन अधूरी। अब उस वक्त उसे देख के ये पुख्ता तौर पर भी नहीं कहा जा सकता था कि जिस लाश की वो तलाश में आई थी ये वही है, क्योंकि चेहरा तो है नहीं, शिनाख्त कैसे हो, पहचाने कैसे। तो अब मुंबई पुलिस के सामने अजीब उलझन कि वो क्या करे। तभी जो उनके सीनियर अफसर थे, जब उन्होंने उस लाश को पूरा देख लिया, इसके बाद फिर उन्होंने धीरे से अपने जूनियर अफसर से कहा कि उन दोनों को बुला कर लेकर आओ। अब मुंबई पुलिस के साथ दो और लोग थे, दोनों नौजवान, एक लड़की थी जो मॉडल, और एक लड़का था जो डांसर और एक्टिंग में भी अपना शौक रखता था। इन लोगों ने मुंबई में कुछ छिटपुट फिल्मों में काम भी किया। इनमें से एक का नाम प्रीति था और दूसरे का नाम अमित। 34 साल का अमित और करीब 26 साल की प्रीति। अब दोनों को अंदर बुलाया जाता है। इसके बाद मुंबई में से जो पुलिस वाले आए थे वो उससे अमित से पूछते हैं कि बताओ, लाश तो यहाँ है लेकिन ये अधूरी है, पूरी लाश कहाँ है, यानी इस लाश का सर और चेहरा कहाँ है। पहले तो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन फिर पुलिस सख्त होती है, और उसके बाद अमित फिर कहता है कि चलिए मैं आपको बाकी का जो हिस्सा है वो बताता हूँ कहाँ है। अब इसके बाद मुंबई पुलिस अमित और प्रीति को लेकर इलाहाबाद से निकलती है, लखनऊ होते हुए। अब इनका रुख वाराणसी यानी बनारस की तरफ। करीब 4 घंटे तक इलाहाबाद से लोग सफर करते हैं, 4 घंटे से भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और जिस जिस जगह पे वो अमित और प्रीति बताते रहते हैं उन सड़कों से ये गुजरते रहते हैं। आखिरकार एक जगह पर, एक सुनसान जगह पर सड़क किनारे अमित इशारा करता है गाड़ी रोकने का, गाड़ी रुकती है। उसके बाद वो बताता है कि ठीक इसी जगह हमने बाईं तरफ एक पॉलिथीन और थैले में लपेट कर उस अधूरी लाश का पूरा हिस्सा यहां फेंका है। पुलिस की टीम उतरती है, कुछ वक्त लगता है, आसपास तलाश करती है, तलाश कामयाब रहती है। अधूरी लाश अब पूरी हो चुकी थी, सर और चेहरा मिल चुका था, और अब लगभग ये साफ हो चुका था कि मकतूल यानी मरने वाली लड़की कौन है। उस लड़की का नाम था मीनाक्षी थापा। मीनाक्षी थापा नेपाल की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की, हिंदुस्तान पढ़ने आई। मीनाक्षी का एक भाई आर्मी में, और उसने देहरादून से अपनी पढ़ाई की, दून स्कूल से। अच्छी खासी उसने पढ़ाई लिखाई की, एविएशन में उसने डिग्री ली, और इसके बाद आगे अपना करियर बनाना चाहती थी पढ़ाई में, लेकिन उसका एक और शौक था, और सपना ये था कि वो रुपहले पर्दे पर चमके।
दिखने में खूबसूरत, ठीक ठाक, तो उसे लगा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग में अपना करियर आजमाना चाहिए। माँ बाप भी अपनी बेटी की इस ख्वाहिश के साथ थे। बेटी अच्छी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उन्हें लगा वो डांस वांस भी जानती थी कि शायद मुंबई में किस्मत चमक जाए। तो मीनाक्षी थापा ऐसे तमाम सैकड़ों हजारों नौजवानों की तरह तमाम अपनी ख्वाहिश हसरत लिए हुए सपनों की दुनिया में पहुंचती है मुंबई। और मुंबई में अब वो एक मॉडल और हीरोइन के तौर पर अपनी ज़मीन तैयार करना चाहती थी। छोटे मोटे कुछ रोल भी मिले, कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट भी मिले, लेकिन उसे बड़ा काम करना था। इसी दौरान उस वक्त मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मधुर भंडारकर। कई अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, मैं अच्छे से उनको जानता हूँ, मेरे कई मुलाकात हुई हम दोनों की, और एक सुलझे हुए डायरेक्टर भी है। तो मधुर भंडारकर उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था हीरोइन। हीरोइन की शूटिंग चल रही थी। जितने भी मुंबई में स्ट्रगलर होते हैं या जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं एक्टर एक्ट्रेस के तौर पर या बाकी और किरदारों के लिए, तो उन्हें सबको पता आता है कहाँ पे किस फ्लोर पे कौन सी शूटिंग चल रही है, किस स्टूडियो में चल रही है, कहाँ किस लोकेशन में। तो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसकी वजह थोड़ी मेल जोल बढ़ती है। कास्टिंग डायरेक्टर से लेके बाकी क्रू मेंबर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके साथ आमना सामना होता है। कई बार ऐसे ही मौके पे कई लोगों की किस्मत चमक जाती है। तो एक रूटीन में शामिल है आमतौर पर ऐसे तमाम स्ट्रगलर एक्टर एक्ट्रेस के लिए। तो मीनाक्षी थापा को भी उस दिन मालूम था कि मधुर भंडारकर की एक फिल्म, और मधुर भंडारकर उससे पहले एक फिल्म में शायद नेशनल अवार्ड भी ले चुके थे, तो एक जाने माने डायरेक्टर। तो उनकी फिल्म हीरोइन की शूटिंग चल रही है, मीनाक्षी थापा उनके लोकेशन पे पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है अमित नाम के एक लड़के से। अमित यूपी का रहने वाला। अमित उससे बातचीत करता है, थोड़ी देर में दोनों को समझ में आ जाता है कि दोनों एक ही लाइन के हैं, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। अमित कुछ फिल्मों में साइड रोल भी कर चुका था। थोड़ी देर में अमित मिलाता है मीनाक्षी थापा को अपनी गर्लफ्रेंड से। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था प्रीति। प्रीति भी एक स्ट्रगलर, फिल्मों में काम करने के लिए आई थी, यूपी की थी वो भी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद तीनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अमित उसे बताता है कि मैं कई ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर और इनको जानता हूँ। तो आमतौर पर एक ही पेशे में रहने वाले एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। फिर अमित के साथ प्रीति थी, मीनाक्षी को कोई ऐसा डाउट भी नहीं हुआ, नंबर एक्सचेंज हुआ। इसके बाद फिर धीरे धीरे ये तीनों मिलने लगे, कभी कॉफ़ी शॉप पे, कहीं और किसी लोकेशन पे। वक्त बीतता रहा। इस दौरान में जब शुरुआत में पहली मुलाकात हुई थी इस हीरोइन फिल्म के सेट पर, तो अमित ने बताया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मेरे सारे बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनसे अच्छी खासी जान पहचान है। और उसकी हाँ में हाँ प्रीति मिलाती गई। तो उसने उससे पूछा मीनाक्षी थापा से, तुम कौन? तो उसने बताया कि मैं दून स्कूल से हूँ, वहाँ पढ़ी हूँ, मेरा ब्रदर जो है वो आर्मी में है, और मैं नेपाल के रॉयल फैमिली से हूँ, शाही परिवार से। अब यहाँ दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। अमित की कोई पहचान नहीं थी, वो खुद स्ट्रगल कर रहा था, खुद छोटे मोटे रोल के लिए इधर उधर भागता था। और मीनाक्षी थापा नेपाल की एक आम परिवार की लड़की थी, उसका शाही परिवार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसने जो कुछ बताया उससे लगा कि वो बहुत ही अमीर घर से। तो दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा था। तो इस दोस्ती और रिश्ते की जो बुनियाद थी वो झूठ थी। अब इस झूठ ने ये काम किया कि मीनाक्षी को लगा कि अमित और प्रीति उसके लिए बड़े काम के हैं, इनकी मुंबई में अच्छी जान पहचान है बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, तो उसे कहीं ना कहीं ये लोग रोल दिलाएंगे। और उधर अमित और प्रीति को लगा कि ये मीनाक्षी बड़ी अमीर घराने की है, तो कभी किसी पैसे या खुद के प्रोडक्शन या फिल्म की ज़रूरत पड़े तो इससे पैसे लिए जा सकते हैं। तो झूठ ने लगभग दोनों का काम आसान कर दिया। दोनों को एक दूसरे से उम्मीदें हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता। इधर अमित की हालत खराब, काम वाम मिल नहीं रहा, उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति भी परेशान, क्या करें। इन्होंने एक प्लान बनाया और ये बात है 13 अप्रैल 2017 की। ये लोग, बल्कि 13 मार्च, अप्रैल से पहले की बात बता रहा हूं। और 13 मार्च को अमित ने और प्रीति ने मीनाक्षी से कहा कि एक भोजपुरी फिल्म में लीड रोल के लिए बात की है तुम्हारे लिए, बट उसके लिए हमें यूपी जाना पड़ेगा और अच्छे बैनर की फिल्म है। मीनाक्षी को यह था कि फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में काम करना है, वहीं किस्मत आजमाना, लेकिन उसे लगा कि इस वक्त तो कुछ हो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, भोजपुरी फिल्मों की भी अच्छी खासी मार्केट है। और आपको पता है कि नेपाल में भी भोजपुरी फिल्में काफ़ी चलती हैं क्योंकि बिहार बॉर्डर से लगा हुआ है। तो इसी के बाद वो तैयार हो गई। अब 13 मार्च को मीनाक्षी, अमित और प्रीति ये मुंबई में ट्रेन से
इलाहाबाद पहुंचते हैं, प्रयागराज। जो प्रीति के पिता थे वो इलाहाबाद में एक इसी गुलाटी बंगले में उसके केयर टेकर थे, देखभाल किया करते थे। ओनर कहीं और रहते थे। प्रीति को यह बात मालूम थी कि उसके पिता इस वक्त बंगले में नहीं है, वो गांव गए हैं घर, और ये बंगला बंद पड़ा हुआ है। इसी के बाद ये पूरी प्लानिंग हुई। 13 मार्च 2012 को अमित, प्रीति और मीनाक्षी ट्रेन से इलाहाबाद के लिए रवाना होते हैं। मीनाक्षी का एक दोस्त था जो मुंबई में उसको स्टेशन तक सी ऑफ करने आता है। इसके बाद मीनाक्षी वहां से इलाहाबाद पहुंचती है। इलाहाबाद पहुंचकर वो अपने माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि वो एक भोजपुरी फिल्म में उसे काम मिल गया है और उसी के सिलसिले में वो यहाँ अमित और प्रीति के साथ आई। अमित और प्रीति के साथ मुंबई में जब मुलाकात हुई, उसका दोस्ती हुई, तो मीनाक्षी ने कई बार अपनी माँ से इन दोनों का जिक्र किया। माँ इन दोनों का नाम बेहतर तरीके से जानती थी। तो माँ ने कहा ठीक है, अपना ख्याल रखना। इसके बाद 14 मार्च को भी मीनाक्षी ने अपनी माँ से बात किया और कहा कि मैं ठीक हूँ, यहाँ सब कुछ। हर रोज़ वो माँ को एक कॉल करती थी। लेकिन फिर 15 मार्च को दिन भर मीनाक्षी का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई फ़ोन गया ही नहीं। माँ ने कई बार किया फ़ोन, लेकिन बात नहीं हुई। 16 मार्च को भी किया, कोई जवाब नहीं आया। माँ परेशान। माँ ने अपने बेटे को, जो आर्मी में था, उसने कहा कि उससे मीनाक्षी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ज़रा पता करो। उसने मुंबई में अपने दोस्तों को पूछा। दोस्तों ने कहा कहीं होगी, बिजी होगी, ऐसे लोकेशन पे होगी तो फ़ोन काम नहीं कर रहा होगा। भाई ने फिर माँ को समझाया। लेकिन फिर 17 मार्च 2012 की तारीख आती है। मीनाक्षी की माँ के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो 15 लाख रुपए का इंतजाम करो। अब इस मैसेज को पढ़ते ही माँ घबरा गई। उसे लगा 2 दिन से मीनाक्षी से बात नहीं हो रही, ऊपर से ये मैसेज आ रहा है। वो फौरन अपने बेटे को बताती हैं। बेटा कहता है कि आप घबराओ मत, मैं मुंबई जाता हूँ। अब बेटा उधर मुंबई के लिए निकलता है। इधर इस बीच में दूसरा मैसेज आता है। दूसरे मैसेज में लिखा था कि अगर इस बात की खबर पुलिस को देने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी की अश्लील फिल्म बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। माँ और घबरा गई। अब इधर मीनाक्षी का भाई मुंबई पहुंचता है। मुंबई जाने के बाद वो मीनाक्षी के दोस्त से मिलता, उस दोस्त से जिसने मीनाक्षी को रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था। इधर इस दौरान इस 2 मैसेज के बीच में अब माँ को अपने बेटी की भी चिंता है। बेटा जो है वो भी कहता है कि हमारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इतने पैसे तो है नहीं, फिर भी ये लोग उसको एक अकाउंट नंबर देते हैं और कार्ड का नंबर और वो सारी चीजें। 15 लाख मांगते हैं, लेकिन 60,000 रुपए अकाउंट में आते हैं, 60,000 सिर्फ। और माँ कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, इतने पैसे नहीं हैं। अब इधर भाई मुंबई पहुंच गया, उधर 15 लाख की मांग हो रही और 60,000 रुपए जो उसने अकाउंट नंबर दिया उस अकाउंट में आ गए नेपाल से। अब मांगने वाले को गुस्सा आ रहा है कि कहाँ 15 लाख, कहाँ 60,000। भाई मुंबई पहुंच चुका है, अब वो अपनी बहन को तलाश रहा है। अब इधर इस बीच में फिर से इलाहाबाद चलते हैं, इसी गुलाटी बंगले पर। दूसरा दिन है, मीनाक्षी पहुंच चुकी है। 15 मार्च की तारीख है। 15 मार्च को अचानक पता चलता है कि मीनाक्षी को कि शायद अभी यहाँ पे कोई फिल्म है नहीं, इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इधर इन दोनों को लगता है कि अब ज़्यादा देर तक इसको बेवकूफ़ बना नहीं सकते, क्या करें। तो 15 मार्च को मौका मिलते ही अचानक अमित मीनाक्षी को पकड़ता है और उसका गला घोंट देता है। इस काम में प्रीति उसकी मदद करती है और उसे यह भी लगा कि कहीं इसने सब कुछ सच बता दिया तो फिर क्या होगा। और दूसरा यह था कि मारने के बाद अब मीनाक्षी के घर वालों से पैसे लेने। तो मीनाक्षी बेशक मुंबई से ट्रेन में अपनी मर्जी से आई, लेकिन प्लानिंग ऐसी थी कि एक तरह की वो एक किडनैपिंग थी, सामने वाले की मर्जी से ही किडनैपिंग, कि वो उसे बहला कर ले आ रहा और वो चली आ रही। लाने के बाद अब उसे फिरौती चाहिए, रैनसम। मीनाक्षी के जीते जी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ये। तो अमित और प्रीति ने मीनाक्षी को पहले मार डाला। मारने के बाद उसके फ़ोन लिए, उसके एटीएम पिन, अच्छा इस दौरान में उसके जो एटीएम नंबर थे वो सब इन्होंने पता कर लिया। तो उसके एटीएम में जितने पैसे थे वो भी निकाल लिए जाकर अलग अलग इलाहाबाद से। फिर माँ को मैसेज किया एक उसी के नंबर से, मीनाक्षी के, और कहा कि 15 लाख चाहिए। 60,000 मिले। उन्हें गुस्सा भी आया था। अब मीनाक्षी को कत्ल तो कर दिया, उन्हें लगा कि इस लाश का क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि लाश की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगे कि कोई लावारिस लाश है। फिर उन्हें आइडिया आया कि एक काम करो, इस लाश का चेहरा ही हटा दो। फिर दोनों बाजार से तेज धार हथियार लेकर आए। उन्होंने गला काट दिया। धड़ को उसी बंगले में पीछे झाड़ जंगल था, वहीं पे एक सेप्टिक टैंक, उसके अंदर डालकर बराबर कर दिया मिट्टी। सर को उन्होंने एक पॉलीथीन में रखा, पॉलीथीन को एक थैले में रखा और अब सोचने लगे क्या करें।
फिर इसके बाद दोनों प्रीति और अमित सर को अपने साथ लेते हैं, उस थैले को साथ लेते हैं और दोनों इलाहाबाद में एक बस में सवार हो जाते हैं। इस बस से अगले 4 से 6 घंटे तक वो बस में ही हाथ में एक सर लिए जो पॉलिथीन के अंदर दिख नहीं रहा है, वो ट्रैवल कर रहे हैं और उस बस में तमाम मुसाफिर हैं। अब आप सोचिए, बस में तमाम लोग हैं और उस बस के अंदर ही 2 लोग ऐसे हैं जो एक कटा हुआ सर लेकर सफर कर रहे हैं। अब ये बस के विंडो पे बैठी हुई थी अमित भी और ये दोनों साथ, 2 सीटर था जो 2 लोग बैठते हैं। थोड़ा सा अंधेरा हुआ, रात का वक्त, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने देखा कि एक जगह बड़ा सुनसान सा इलाका है, वाराणसी से जस्ट पहले। उसके बाद उन्होंने उस पॉलिथीन को उसी सुनसान इलाके में विंडो से हाथ बाहर निकाला और दूर झटक दिया, तो सर कहीं जाकर गिर गया। अब चलती बस में ये आगे निकल गए। इन्हें लगा चलो आपको पहचान नहीं पाएगा। कई दिनों तक सर यूं ही पड़ा रहा, उधर लाश भी यूं ही पड़ी रही। इस कत्ल के बारे में दुनिया में किसी को पता नहीं। अब इसके बाद इन्होंने फिरौती के लिए मैसेज किया, पहली बार 17 मार्च को, यानी मीनाक्षी के कत्ल के 2 दिन बाद मार चुके हैं और फिर उसके बाद फिरौती मांग रहे हैं। अब भाई मुंबई पहुंच चुका है, उसे कुछ नहीं मालूम उसकी बहन का भी क्या हुआ है, वो परेशान है। मुंबई जाने के बाद पुलिस में अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। अंबोली पुलिस भी अब थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है। मामला एक नेपाली सिटीजन का था और मुंबई में इस तरह वो आई और उसके बाद से वो गायब है। धमकी भरे मैसेज आए हैं। अंबोली पुलिस ने सबसे पहले मीनाक्षी के तमाम दोस्तों से पूछताछ की। उन दोस्तों में से वो दोस्त भी था जिसने बताया कि मैंने उसको स्टेशन पे छोड़ा था और वो अमित और प्रीति नाम के 2 लोगों के साथ गई थी और वो कई बार अमित प्रीति से मिल चुका। अब पुलिस ने अमित और प्रीति को ढूंढना शुरू किया मुंबई में। पता चला वो दोनों तो है नहीं वहाँ। अब पूरा डाउट उन्हीं के ऊपर। अमित और प्रीति का जो घर का एड्रेस था वहां ढूंढा, वहां भी नहीं थे। आखिरकार ये दोनों अप्रैल से पहले, मतलब ये 17 मार्च को हुआ, अप्रैल फर्स्ट वीक में, काफी वक्त के बाद, मतलब लगभग 15-20 दिन बीत जाते हैं, लखनऊ से गिरफ्तार होते हैं। मुंबई पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है, चूंकि पुलिस ने अपने मोबाइल लगा रखे थे और ये दोनों कत्ल के बाद मुंबई नहीं लौटते क्योंकि उन्हें मालूम है मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। तो लखनऊ में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है एक मुखबिर से और लखनऊ पुलिस इनको पकड़ लेती है, अमित को और प्रीति को, और उसके बाद मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करती है। मुंबई पुलिस फिर आकर इन दोनों को ले जाती है। अब वहाँ इनसे लंबी पूछताछ होती है। उस पूछताछ के बाद पुलिस की सख्ती के आगे ये टूट जाते हैं, फिर बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। और उन्हीं की निशानदेही पर आखिरकार 17 अप्रैल 2012 को मुंबई पुलिस प्रयागराज पुलिस के साथ इस गुलाटी बंगले पर पहुंचती है और वहाँ से एक लाश मिलती है जिसका चेहरा नहीं था। फिर इन दोनों से पूछताछ होती, तब ये बताते हैं कि उन्होंने लखनऊ से बनारस के बीच रास्ते में चलती बस से सर फेंक दिया था और आखिरकार वो सर भी बरामद हो जाता है। तो इन दोनों की निशानदेही पर ये सारी चीज़ें बरामद हो गई, लेकिन एक लड़की बेवजह मारी गई। और ये सारी चीज़ें ये होती, कई बार इसमें कहा जा सकता है कि शायद मीनाक्षी ने झूठ ना बोला होता कि वो अमीर घराने से है तो लालच में ना पड़ते अमित और प्रीति, और अमित और प्रीति भी झूठ ना बोलते कि उनकी बड़ी अच्छी पहुँच है जो आमतौर पर लोग छोड़ते हैं लंबी लंबी, तो शायद वो भी इनके झांसे में नहीं आती कि शायद ये फिल्म में कोई रोल दिला दे। तो झूठ की बुनियाद से शुरू हुआ ये रिश्ता जिसका अंजाम बड़ा भयानक हुआ। अब दोनों ने इकबाल जुर्म कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सारी चीज़ें बरामद की। फिर मामला कोर्ट में गया। 11 मई 2018, 11 मई 2018 को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि इस मामले में जो वकील थे इधर से, वो उज्ज्वल निकम थे, जाने माने धुरंधर वकील। उन्होंने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहा था कि इसको माना जाए और दोनों को फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को फांसी तो नहीं सुनाई, बल्कि दोनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई जब तक ये जिंदा है। सेशन कोर्ट का ये फैसला, अमित और प्रीति दोनों को उम्र कैद की सज़ा, दोनों इस वक्त जेल में हैं। इन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। हाईकोर्ट का भी फैसला आया नहीं है। जब इसमें कभी अपडेट आएगा आपको ज़रूर जानकारी देंगे। तो ये थी कहानी एक नेपाली नागरिक जो भारत पढ़ने आई, भारत में अपने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती थी, मीनाक्षी थापा की, और उसके अफसोसनाक अंत की। तो कहानी में आज इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं से लोगों को जागरूक करने की कार्य कर रहे हैं हम। इस वीडियो के उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के पूरा क्रेडिट शाम ताहिर खान सर जी को जाता है। तो दोस्तों, आज के वक्त में जिस दौर से हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा हमें कोई नहीं जानते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं सिर्फ इतना, आने वाले पल की कदमों की आहट को जरूर नाप सकते हैं। इसमें हम आपकी मदद करेंगे क्राइम की दुनिया की छोटी बड़ी हर एक खबर देकर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक झूठ की बुनियाद पे बोला गया है कितना भारी पड़ते हैं हमें, इसलिए हमें कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए।
वो भी हमारी खुद के बारे में। हम जैसे हैं हमेशा वैसे पेश आना चाहिए। बड़ा चढ़ा के कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। आज अगर वो लड़की बड़ा चढ़ा के नहीं बोलते शायद उसकी जान बच जाती।